नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली से छत्तीसगढ़ लौटेंगे कांग्रेस विधायक। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में था विधायकों का जमावड़ा। आज शाम 6 बजे रायपुर लौटेंगे विधायक। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब जो दौरे थे वो निजी बताए गए सभी लोगों के, लेकिन क्या वाकई ये निजी दौरे थे, ये अब इनके आने पर पता चलेगा। और जो अभी भी ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, क्या वो गड़बड़ अब शांत हो पाएगी? क्या रिपोर्ट इन विधायकों की तरफ से कोई दिल्ली में दी गई है? ये तमाम सवाल हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता ये कहते हैं कि 70 के 70 विधायक पार्टी के साथ हैं। दिल्ली से जो भी आदेश मिलेगा उसके ना आधा इंच इधर ना आधा इंच उधर वो जाएंगे। ये बड़ी बात सभी लोग कहते हैं। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, दिल्ली वापस आ रहे हैं, जाते समय तो अलग अलग गए थे, क्या आते समय भी अलग अलग आएंगे या सब एक साथ आ रहे हैं? तो सभी कांग्रेस विधायकों की वापसी का जानकारी जो है वो पुख्ता मिल गई है। जानकारी ये है कि एक विशेष विमान से सभी विधायक एक साथ लौट रहे हैं। करीब शाम को 6 बजे के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर सभी विधायकों का फ्लाइट लैंड करेगा। क्योंकि पूरा दिल्ली जाने से लेकर अलग अलग विधायक पहुंचे थे, अलग अलग कारण बताकर वहां पर पहुंचे थे और 2-3 दिनों तक विधायकों का जाने का सिलसिला जारी रहा है। कारण ये बताए गए थे कि कोई निजी काम से जा रहा है, कोई किसी सियासी कारण किसी ने स्पष्ट नहीं किए थे। और जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि वो आलाकमान से मिलने की लगातार कोशिश में थे सभी विधायक, लेकिन मुलाकात संभव ना हो पाने के बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि सभी विधायक रायपुर लौटेंगे। क्योंकि एक जो वरिष्ठ जो विधायक हैं, जो इन पूरे विधायकों के नेतृत्व कर रहे थे, बृहस्पति सिंह की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। उस दौरान एक विशेष बैठक आयोजित कराएगी जिसमें सभी विधायकों से बैठ के 1 to 1 वो चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी वर्तमान में कोई मुलाकात संभव नहीं हो पाई है, न पिछले 4 दिनों में मुलाकात हो पाई है और आने वाले 2-4-8 दिन में भी मुलाकात संभव ना हो पाने के कारण अब ये डिसीजन लिया गया है कि विधायक जो है वो रायपुर लौटेंगे और रायपुर लौटने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में काम पर फिर से लग जाएंगे। लेकिन अभी जो सियासी मायने जो जिस तरीके से निकाले जा रहे हैं, विपक्ष लगातार इस पर आरोप लगा रहा है कि ये आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश थी विधायकों की, इसलिए 4 दिनों से डेरा डाले हुए थे। हालांकि आलाकमान को इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट जो है कुछ ना कुछ बयान देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ना ही यह बात खुलकर सामने आ पाई है कि ये विधायक जो है आखिर दिल्ली गए क्यों थे, दिल्ली जाने का कारण क्या था और अब वापस आने के बाद आगे क्या होगा। सब कुछ कयासों पे निर्भर है। सारी बातों का सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अंकुश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी कुछ हासिल नहीं हुआ दिल्ली जाने से। अगर ये वाकई राजनीतिक दौरे थे और अगर निजी दौरे थे तो फिर सब अपने काम निपटाकर हो सकता है आ रहे हों। बात उपचुनाव की करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रेस अब तेज हो गई है। प्रचार के साथ साथ सियासी दल उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने की माथापच्ची में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग करीब तय हो गए हैं। खंडवा लोकसभा से पूर्व विधायक राज नारायण सिंह का नाम सबसे आगे है, क्योंकि अरुण यादव ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। उधर जोबट से महेश पटेल का नाम आगे चल रहा है। वहीं रैगांव से कल्पना वर्मा कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती हैं, जबकि पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के मामले में कांग्रेस आगे चल रही है। अभी सभी को इंतजार है कि बीजेपी की तरफ से किन किन नामों पर आखिरी मोहर लगती है। मध्य प्रदेश उपचुनावों को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों को लगातार तलाश जारी है। अभी तक बीजेपी ने एक भी सीट पर नाम की घोषणा नहीं की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में बाहरी को भी साथ रखेगी। जोबट से सुलोचना रावत और उनके बेटे की बीजेपी में एंट्री के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात के चर्चे तेज हो गए हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों की तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है।
और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कहीं न कहीं बीजेपी के बाहरी लोगों को टिकट दे सकती है। जोबट में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन पूर्व विधायक सुलोचना रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं खंडवा सीट पर बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भीतर घात का डर ऐसा सता रहा है कि किसे फाइनल करें ये तय नहीं हो पा रहा। अब अटकलें हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी उनको भी पार्टी से जोड़ने की कवायद कर सकती है। बीजेपी का मानना है कि जो बीजेपी की रीति नीति अपना ले और जीत दिला सके वो हमारा है। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हम न कभी किसी के प्रलोभित करते, न हम किसी को कहते। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम देश की सेवा कर सकते हैं, समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो ऐसे जो भी लोग हैं जो हमारी नीति पर, हमारे नेतृत्व पर और मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा देश आना चाहता है, तो ऐसे जो लोग भी हैं जो नीति सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं उनका स्वागत है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं होते, इसलिए हर चुनाव में एक ही कहानी दोहराती है। अभी हाल ही में जिस तरह से जोबट में हमारे कांग्रेस की पूर्व विधायिका और उनके पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उनके पुत्र का कल ऑडियो भी वायरल हुआ है कि उसे मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया है। इस तरह की प्रलोभन की राजनीति प्रजातंत्र में लोकतंत्र का अपमान है। ये उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर गौर करें तो बीजेपी के जिताऊ चेहरे की तलाश जोबट पृथ्वीपुर से होकर खंडवा तक जा पहुंची है। ऐसे में नामांकन की आखिरी तारीख तक कई और दल बदलू भी सामने आ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर अगर गौर करें तो बीजेपी के जिताऊ चेहरे की तलाश जोबट पृथ्वीपुर होते हुए अब खंडवा तक आ पहुंची है। ऐसे में नामांकन की आखिरी तारीख तक कई दल बदलू और सामने आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCG। तो स्थिति फिलहाल ये है कि बीजेपी की तरफ से अभी भी माथापच्ची चल रही है, समय ज्यादा बचा नहीं है। उम्मीद यही लग रही है कि अब 8 तारीख के आसपास ही शायद प्रत्याशियों का ऐलान हो। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती और इंतजार दोनों पार्टी एक दूसरे के उम्मीदवारों का भी कर रही हैं कि क्या फाइनल होता है। उस हिसाब से अगर एंड मोमेंट पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो कर दिए जाएं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से सुलोचना की एंट्री हुई उसके बाद से वहां के कुछ नेता नाराज नजर आ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कांग्रेस के तो फाइनल माने जा रहे हैं उम्मीदवार, क्या नामों का ऐलान सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि बीजेपी के नेताओं का भी इंतजार है या वजह कुछ और है? वहीं बीजेपी में क्या हाल नजर आ रहे हैं इस वक्त? कुछ फाइनल डिसीजन हो पाया है या नहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए नाम तो लगभग पूरी तरीके से फाइनल हो चुके हैं क्योंकि अब जो नामांकन की तारीख है वो भी पास आ गई है और ऐसे में यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशियों का नाम सब तक डिक्लेयर करना है, ये कश्मकश की स्थिति है। क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस ने अपने एक प्रत्याशी का नाम घोषित किया, नितेंद्र सिंह राठौर का। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसी दौरान जोबट से जो कांग्रेस की नेत्री थी सुलोचना रावत, उनका बीजेपी में आ जाना, तो कई ऐसी घटनाक्रम भी बने इस उपचुनाव से पहले जो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए अब एक निकाल। तो इसी के चलते अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियां अपने जो नाम है उनको डिक्लेयर कर देगी। लेकिन सबसे पहले ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने नामों का ऐलान कर देगी। अरुण यादव का नाम भी लगभग फाइनल चल रहा था, लेकिन एन वक्त पे उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, जो भी चुनाव लड़ेगा मैं उसे समर्थन करूंगा। तो यहाँ पर कई तरह की जो घटनाक्रम है वो इस उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं, जिससे सत्ता का सेमीफाइनल ही माना जा रहा है। फिलहाल ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बहस कुछ ही देर के अंदर, यानी कि आज की हम बात करें या फिर कल की बात करें, तो जल्द ही जो कांग्रेस है वो अपने नाम को फाइनल करेगी और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी अपने नाम को फाइनल कर देगी। जितेंद्र, नाराजगी कांग्रेस में ज्यादा दिख रही है या बीजेपी में? क्योंकि अरुण यादव की अगर हम बात करें तो जब सरकार बनी थी ना तब कोई जिम्मेदारी मिली, उसके बाद टिकट की उम्मीद थी वो भी नहीं मिला। एक और नेता हैं अजय सिंह, वो भी कुछ नाराज से दिखाई दिए पिछले कुछ दिनों। बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई, उनके क्षेत्र में भी चुनाव होना है, तो क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कांग्रेस की लीडर्स की तो कांग्रेस में जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अजय सिंह यादव का जो उदाहरण दिया है आपने, पिछले कुछ दिनों से उनको भी पूछ परख नहीं थी कांग्रेस। जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के साथ उनकी मुलाकातों का दौर जारी रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने वर्तमान देखा होगा खंडवा से जो अरुण यादव है उनका भी इसी तरह का पूरा माहौल रहा। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जाता है कांग्रेस के अंदर की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये दो ही हैं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दूसरे नेता है उनकी जो एक नाराजगी वो बनी हुई है। हालांकि सुलोचना का बीजेपी में चले आना, ऐसे में जो जोबट के कार्यकर्ता है उनके अंदर की एक नाराजगी,
कई सारे समाज के जो समीकरण है वो यहाँ पर बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक, आप बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। ये स्थिति है फिलहाल कि नाराजगी भी है, लेकिन अरुण यादव ने फिलहाल तो ये कहा है कि पार्टी का आभार, मुझे 4 बार टिकट दिया और मैं जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए काम करता रहूंगा। क्या वाकई ऐसा होता है, ये देखने वाली बात होगी। खंडवा को लेकर वैसे भी बहुत ज्यादा आश्वस्त कांग्रेस नजर नहीं आती है। वहीं सिंगरौली के चितरंगी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, जहां करोड़ों की सौगात दी तो वहीं भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त भी नजर आए। सीएम शीनपाद ने शिकायत मिलने पर जनपद पंचायत चितरंगी के सीईओ सुलभ सिंह कुशराम को मंच से ही सस्पेंड कर दिया और तहसीलदार के गलत कामों की भी जांच कराने के आदेश दिए। जिला पंचायत सीईओ कहाँ है? मेरे पास शिकायत आई है कि जनपद पंचायत में वो राशि जो किस्त की डलती है उसके अलावा भी कुछ मांग ढांग की जाती है। इसका पता कर लीजिए ये पूरा। और मैं जनपद पंचायत के सीईओ को तत्काल प्रभाव से हटा रहा हूं। मेरे पास शिकायत आई है, उनकी जांच कीजिए पूरी। तो एक बार फिर से मंच से ही मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात कही है। ये लगातार हो रहा है। मुख्यमंत्री क्योंकि तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं और जहां भी उन्हें शिकायतें मिल रही हैं तो वो उस पर तुरंत एक्शन भी ले रहे हैं और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। बड़ी कार्रवाई की गई है ये, और उन्होंने कहा कि मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रहा हूं, जांच इस पूरे मामले की कराई जाए। सिंगरौली वो पहुंचे हुए थे और कई अधिकारियों पर यहां पर गाज गिरी है। जिला पंचायत सीईओ को तो निलंबित कर दिया गया सीधे सीधे। झाबुआ में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सीएम के दौरे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झाबुआ पहुंचे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक कुमार द्विवेदी ने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। सुनिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री कल झाबुआ के दौरे पर आने वाले हैं और इस आदिवासी अंचल को कल एक बड़ी सौगात पैसा एक्ट के रूप में झाबुआ में देने वाले हैं। इसमें बड़ी संख्या में कल आदिवासी समाज के लोग भी उपस्थित रहेंगे। इसी दौरे को देखने के लिए मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत भी आए हैं। कैसे कल क्या सीएम का दौरा रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या सौगातें मिलने वाली है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मंत्री जी, कल मुख्यमंत्री जी का दौरा है, कैसे रहेगा, क्या सौगातें झाबुआ जिले को मिलने वाली है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कल दौरा है और जहाँ तक आदिवासी अंचल की बात है तो मैं ये बात झाबुआ के लोगों से मैंने जो लगातार सुना, अलियाजपुर के लोगों से मैंने जो सुना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है, जो उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की है। तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जागा है। कांग्रेस ने पिछले सालों में पिछले 50 सालों में आदिवासियों के साथ में छलावा किया, आदिवासियों को धोखे में रखा, उन्हें दिया कुछ नहीं है। इसलिए कल जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है आदिवासियों समाज में है और मैं समझता हूँ बहुत लोग ऐतिहासिक कल उनका कार्यक्रम होगा। एक अरुण यादव जी हैं जो अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वे पारिवारिक कारणों से अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि टिकट नहीं मिल रहा है या वे भाजपा से डर है उन्हें कि टिकट नहीं लेना चाहते हैं? बुंदेलखंड में एक कहावत है, मन में भावे मूल डुलावे। इच्छा बहुत है, अंदर से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा भी है, पुनः सांसद बनना भी चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो रुख अरुण यादव जी की तरफ रहा, मैंने स्वयं अरुण यादव जी के साथ रह के देखा है। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब बनी और पिछले 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, तब अरुण यादव जी बहुत उपेक्षित रहे, जबकि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उस हिसाब से उन्हें मान सम्मान नहीं मिला। देखिए, दुर्घटना को लेकर मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि व्यक्ति खुद जागरूक होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उन्होंने कहा है कि अरुण यादव जो है वो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें लगातार उपेक्षित कर रही है। अब देखना यह है कि जोबट की चुनाव का जो दावा है वह कितना सही साबित होगा चुनाव के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ आलोक कुमार द्विवेदी, न्यूज।
एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 5 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर डिंडोरी पहुंचेंगे। इस दौरान राज्यपाल एक बैगा आदिवासी के घर दोपहर का भोजन करेंगे। राज्यपाल को दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी है। कलेक्टर रत्नाकर झा खुद प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं जिस घर में राज्यपाल भोजन करेंगे वो परिवार बेहद उत्साहित है। परिवार ने राज्यपाल के भोजन के लिए कई तरह के पारंपरिक पकवान बनाने की योजना भी बनाई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखीमपुर हिंसा मामले में सियासत जारी है। इसे लेकर उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। भूपेश बघेल को लखीमपुर तक पहुंचने में रोका गया। उनके विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं देने के बाद सियासत और गर्मा गई। लखीमपुर दौरा रद्द होने के बाद सीएम भूपेश सीधे दिल्ली पहुंचे और एआईसीसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी पर सीधे तौर पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। कल लखीमपुर की जो घटना है उससे पूरा देश आंदोलित है। जो घटना घटी सबने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई, गोलियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई और गाड़ी चढ़ा दी गई। दरअसल में ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से प्रेरित, उसके प्रेरणा लेकर ही ये राजनीति कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं खासकर खट्टर साहब के बात। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को लाठी भांजो, जेल जाओ, बड़े नेता बन जाओ। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल पोस्ट है उसमें हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उसको किस प्रकार के किस भाषा से का प्रयोग किया गया सभी जानते हैं। और लखीमपुर की घटना से ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया। और इसके विरोध में कल जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। इतनी बड़ी घटना घट गई, प्रधानमंत्री की तरफ से न कोई ट्वीट आया है, न ही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल के उनके द्वारा से कोई वक्तव्य आया है, बल्कि हमारी तो मांग है उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी की घटना पर सियासत जमकर हो रही है। इस मामले को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस मामले पर विशुद्ध राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब यूपी के सीएम ने मुआवजे की घोषणा कर दी तो लखीमपुर जाने से क्या मिलेगा। पूर्व सीएम रमन सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। में जो घटना घटी है उसके बाद सियासत जो है वो जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक सवाल है लखीमपुर से जुड़ा हुआ, वहाँ पे जो घटनाक्रम वर्तमान में चल रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं पहुँच पाए। हालांकि वहाँ पे सरकार और किसानों की बात तो बन गई है, लेकिन उसके बाद भी अब कई तरह की बातें उठ रही हैं कांग्रेस की तरफ। विशुद्ध रूप से सभी इस राजनीतिक पहलू को राजनीति करना चाह रहे हैं, कांग्रेस के लोग खासतौर से। और जब मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश कर दिया और मुआवजा की बात कर दी, घायलों के लिए मुआवजा 10 लाख रुपया, 45 लाख रुपया मृतक परिवार को कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और निश्चित रूप से इसके जांच से और तथ्य सामने आएंगे। मगर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जब वो रहे, बस्तर में जाने को फुर्सत नहीं है जब आदिवासियों की
पुलिस की गोली से मौत होती है, उनको मुआवजा की बात नहीं होती, उसके लिए उच्च स्तरीय जांच की बात नहीं होती, मगर वहां जाकर लखीमपुर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। लखीमपुर जाने नहीं दिया गया, लेकिन अब उसके बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में ऑलरेडी 30 से ज़्यादा विधायक उनके कांग्रेस के पहले से मौजूद हैं। अब शाम को उनके आने की खबर है, आला कमान से मुलाकात हुई नहीं है। कैसा देखते हैं पूरा घटनाक्रम? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का साजिश है, षड्यंत्र है, और केंद्रीय नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि यदि बदलाव होगा तो पार्टी के अंदर विभाजन हो सकता है। आला कमान को बताने की कोशिश है कि अगर बदलाव होगा तो पार्टी के अंदर विवादित स्थिति पैदा होगी। रही बात लखीमपुर के मामले में, तो उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का स्पष्ट कहना है कि अपने प्रदेश के हालात देखे जाएं, ना कि दूसरे प्रदेश में क्या चल रहा है वो। वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट, रायपुर। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ निर्मम हत्या और घटना को लेकर चचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान दिया। लक्ष्मण सिंह ने वीडियो शेयर कर घटना पर दुख जताया और जांच की मांग की है। तो किसानों के साथ जो कुछ हुआ उस पर राजनीति भी हो रही है और इसमें अब लक्ष्मण सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जिस बर्बरता से किसानों को रौंद कर मारा गया है गाड़ी से, वो भी गृह मंत्री के पुत्र द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के, अत्यंत शर्मनाक घटना है। मेरे ख्याल से भारत में ऐसी घटना कभी आज़ाद भारत में नहीं घटी है। आइए हम सब मिलकर इस बर्बरता के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सोमवार को एक बड़ा आरोप लगा दिया। रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 1500 करोड़ से ज्यादा का चावल गरीबों को नहीं मिला। इसमें कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और अफसरों की मिलीभगत से गड़बड़ी की गई। कौशिक के मुताबिक गरीबों को मुफ्त चावल बांटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चावल दिया, लेकिन ये राशन कार्ड धारियों तक नहीं पहुंचा। बीजेपी ने मांग की है कि केंद्र ने जो चावल दिया वो कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार ने जो तय किया, अंत्योदय को उन्होंने पूरा दिया है, जो चावल मिलना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता वाले जो कार्ड को जो मिलना चाहिए उसमें उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि एक सदस्य वाले को उन्होंने नहीं दिया, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड को नहीं दिया, 3 सदस्य वाले को नहीं दिया और 4 सदस्य वाले से उन्होंने शुरू किया। तो 4 सदस्य के ऊपर को दिया, लेकिन 4 सदस्य के नीचे वाले को उन्होंने चावल नहीं दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दीपावली तक, नवंबर तक 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल बढ़ाने का घोषणा किया, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रत्येक महीना 1,385 टन अतिरिक्त चावल भारत शासन से आया है और ये चावल करीब 2 करोड़ गरीब लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार ने जो राशन कार्ड जिसमें 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति हैं, उनको इस चावल का लाभ नहीं दिया। विदिशा जिले में लगातार चल रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ शिकायत मिलने पर सिरोंज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार और राजस्व अमला उत्खनन स्थल पर पहुंचा। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी मिलने पर खनन माफिया पोकलेन मशीन छोड़कर मौके से भाग निकले। फिलहाल राजस्व विभाग ने खनन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिली थी अवैध उत्खनन से संबंधित, तो रात में हम लोग गए हैं और हमें जो मौके पे गाड़ी मिली है और वहाँ पे खुदाई किया हुआ मिला है, उसके आधार पे हमने अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया है। और क्योंकि ड्राइवर छोड़ के भाग गया था गाड़ी को चाबी लेके, इसलिए गाड़ी को लाने में हमें समय लगा है और उसको लाने के लिए हम लोग अभी कर रहे हैं कोशिश, पहुंचा लेंगे। और उनसे भी हमने बयान भी उनके दर्ज किए हैं
और जो पेपर उनके पास वो देना चाह रहे थे वो पेपर उन्होंने कुछ दिए हमको, और कुछ भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने और अपना उनके सपोर्ट में और कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं। तो जितने दस्तावेज वो पेश करेंगे वो हम एक फाइल बना के आगे कार्रवाई के लिए भेज देंगे। दंतेवाड़ा की चौपाटी में अपने दुकान में दुकानदार सुब्रमण्यम पल्ली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें आत्महत्या की वजह आर्थिक मंदी बताई गई। सुसाइड नोट के मुताबिक कोरोना की वजह से दुकानदार जूझ रहा था, व्यापार ठप होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लॉकडाउन की वजह से आई तंगी से आत्महत्या का मामला ये पहला नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया जब सुबह पता चला, प्रार्थी आकर सूचना दिया कि उसका पिताजी पल्ली जो इडली डोसा का धंधा करता था, व्यवसाय कर रहा था, चौपाटी में उसका लगाता था। तो इस लॉकडाउन की वजह से प्रारंभिक स्तर में अभी तक जांच में पता चला है कि लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक तंगी आ रहा था और थोड़ा बहुत उस कारण से मानसिक रूप से परेशान रहता था, जिस वजह से वो परिवार चलाने में असक्षम हो गया था। तो उसके सुसाइड नोट में यही लिखा हुआ है। इसके आगे जांच कार्रवाई अभी जारी है। कटनी में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर एक सट्टा खिलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैलेट घाट स्थित एक सूने मकान पर दबिश दी, जहां से आरोपी अरबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने नकदी समेत 3,40,000 का लेखा जोखा, 4 मोबाइल, 1 टीवी समेत अन्य सामान बरामद किए, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बैलेट घाट में एक अरबाज भाईजान करके सट्टा खिला रहा है। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई, जिनके निर्देशन में एडिशनल एसपी और सीएसपी महोदय के मार्गदर्शन में आज हमने एक टीम बना करके और रेड किया, जहाँ पे अरबाज खान के पास से 2400 रुपये नगद, 3,80,000 रुपये का हिसाब किताब, 4 मोबाइल, 1 टीवी, 1 सेटअप बॉक्स, रिमोट मिला। उसके खिलाफ सट्टा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। धार में पुलिस ने अपनी जन्मदिन की पार्टी में अवैध देसी कट्टा और धारदार हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कार्तिक पवार अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इस मौके पर कार्तिक ने अवैध देसी कट्टा और धारदार हथियार लहराते हुए डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इससे मामला पुलिस तक पहुंच गया और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सागर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी का सागर कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। सागर की मुनमुन धामीचा भी पार्टी में शामिल हुई थी। ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान भी गिरफ्तार हुए, जो बड़ा चेहरा है, शाहरुख खान के बेटे हैं। और अब इस मामले के तार मध्य प्रदेश से भी लगातार जुड़ रहे हैं। मामला सागर तक भी अब पहुंच गया। यहां से भी मुनमुन धामीचा के बारे में बताया जा रहा है कि वो पार्टी में शामिल हुई थी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।